नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा कम है बिकॉज आज कुछ कम आर्टिकल्स इंपॉर्टेंस थे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस आर्टिकल। ओके, be open about names added to the final Bihar poll roll, Supreme Court to Election Commission of India। अभी 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो फेज में बिहार का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होने वाला है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या इस आर्टिकल में मेंशन है, वो देखेंगे। लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया में कितने लैंडस्लाइड हो चुके हैं। ठीक है, कितने हो चुके हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड के लिए क्या क्या सरकार की तरफ से क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है वो देखेंगे। ओके, और नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 थोड़ा वो भी मेंशन करेंगे। ओके, फिजिक्स का नोबेल प्राइज अभी यही चर्चे में है। नोबेल प्राइज अभी मिलना शुरू हो गया, कल मेडिसिन के लिए मिला था, फिजियोलॉजी के लिए। ओके, और आज मिला है फिजिक्स के लिए। तो इसमें डिस्कस करेंगे क्या इंपॉर्टेंस फाइंडिंग हुई है नोबेल प्राइज के लिए। ओके, उत्तराखंड गवर्नर नोड फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन, थोड़ा माइनॉरिटी का स्टेटस अपने इंडिया में चेक करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है माइनॉरिटीज के लिए ये देखेंगे। इजराइल टैक्टिकल गेम्स इन स्ट्रैटेजिक लैबिरिंथ। ओके, इजराइल 2023 मई से पहले इजराइल का मिडल ईस्ट में कैसा रिलेशन था ये देखेंगे। अचानक हमास और इजराइल में जो अटैक हुआ, ठीक है, तो उसमें बात करेंगे। थोड़ा इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गोल्ड के बारे में जानेंगे, गोल्ड के प्राइसेस को बारे में जानेंगे, और गोल्ड क्यों इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंस है कि हमें गोल्ड बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, वेटिंग फॉर द कंट्रीज टू अनवेल डिजिटल करेंसी, यहाँ पे डिजिटल करेंसी के बारे में बात करेंगे, ई रूपी के बारे में बात करेंगे, सीबीडीसी के बारे में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात करेंगे। ओके, इंडिया टेक्स अ स्टेप टू क्लोजर रिकॉग्नाइजिंग तालिबान, तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडिया स्टेप लेने जा रहा है। ओके, और थोड़ा तालिबान का हिस्ट्री भी चेक कर लेंगे। लेट्स कम टू द आर्टिकल। बी ओपन अबाउट नेम्स एडेड टू द फाइनल बिहार पोल्स रोल, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला। अब देखिए, वोट चोरी का जो कंसेप्ट चल रहा था, राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए थे बीजेपी के ऊपर, तो उस बेसिस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी जो इलेक्शन बिहार में हो रहा है वहां पे अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है। ओके, ट्रांसपेरेंसी रखना है इलेक्शन में, और इलेक्शन में किसी प्रकार के नहीं। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है हु इज डिलीटेड एंड हु इज रिक्वायर ओनली बेसिक कंपैरिजन बिटवीन ड्राफ्ट रोल एंड फाइनल लिस्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो फाइनल लिस्ट में जितने भी वोटर्स है बिहार में जो फाइनल लिस्ट में एनरोल हो चुके हैं और एलिजिबल है, ठीक है, तो उनके बारे में बताया कि टोटल 21 लाख वोटर्स हैव बीन एडेड टू द फाइनल रोल। पहले कम थे, अभी 21 लाख वोटर और ऐड हुए हैं। देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट द नेम्स एडेड ऑन द फाइनल लिस्ट, मतलब कंफ्यूजन्स वगैरह कि फाइनल लिस्ट में जो नाम पहले जो और अभी जो SIR ये हुआ है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ है, तो उसके बेसिस पे जितने भी एनरोल हुए तो उसमें क्या गड़बड़ी थी इसके बारे में बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल इसके ऊपर अपना जो भी फीडबैक है वो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगा। ठीक है, ये टोटली 2 फेज में होगा, एक नवंबर 6 को, नवंबर 11 को। टोटल 243 सीट्स हैं बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। नेक्स्ट, 15 डेड, सेवरल ट्रैप्ड एज लैंडस्लाइड क्रशेस बस इन हिमाचल। हिमाचल में बस पे लैंडस्लाइड हुआ। ओके, हिमाचल एक माउंटेनियस रीजन है, ये आपको पता ही है। ये अपने हिमाचल का मैप हो गया।
अपना बॉर्डरिंग कंट्री है, ओके, भारत में नहीं आएगा ये, ठीक है। ये अपना हिमाचल का मैप हो गया। अब यहाँ पे कौन कौन से पासेस हैं ये भी यूपीएससी पूछ सकता है। जो सतलज है ना, सतलज, यहीं से चांगला, सतलज जो अपना चांगला पास से निकलता है, ओके, इसे चांगला। शिपकिला, शिपकिला से पास होता है क्या अपना सतलज रिवर। तो सतलज रिवर का एक महत्व है। और हिमाचल से कौन कौन से ये रिवर निकलते हैं, चेनाब निकलता है, चेनाब और रवि ब्यास, चेनाब रवि ब्यास, ठीक है। ये 3 रिवर अपने हिमाचल से निकलते हैं। अब हिमाचल में देखिए अभी लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के लिए इंडिया में क्या प्रावधान है? अभी अपने इंडिया में इतने लैंडस्लाइड बहुत से हो चुके हैं, बट ये मेजर है कुछ, ये मेजर लैंडस्लाइड से कुछ। वायनाड 2024 में ये लेटेस्ट है, ओके। अंकोला लैंडस्लाइड, विलनगढ़ लैंडस्लाइड, रायगढ़ लैंडस्लाइड, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट है अपने इंडिया में जो लैंडस्लाइड हुए हैं रिसेंटली। अभी इसके लिए क्या प्रावधान है? लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का है लैंडस्लाइड। दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ओके। This scheme aims to financial support to site-specific landslide mitigating project, landslide prone. This include disaster prevention, mitigation research, monitoring critical landslide, early warning system. ये सब है किसमें? लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस, लैंडस्लाइड, स्नो एवलांचेस जहाँ पे होता है, मतलब बेसिकली वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहते हैं बर्फ गिरने का, ओके, एवलांचेस में। इशूड बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू हैजार्ड असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, मिटिगेशन, मैनेजमेंट, लैंडस्लाइड, ओके। ये सब सिस्टम्स है। दिस गाइडलाइंस कवर एरिया सच एज हैजार्ड, साइंटिफिक, ये कवर करता है। नेक्स्ट, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम, ये अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे बताया कि आइडेंटिफाई करता है कोई भी एरिया जहाँ जो ज़्यादा वल्नरेबल है, लैंडस्लाइड के लिए ज़्यादा वल्नरेबल है, उस एरियाज को आइडेंटिफाई करता है। जियो डेटाबेस, लैंडस्लाइड एक्सेसिबिलिटी, स्पेशल प्रोजेक्ट, स्टेट लेवल मिटिगेशन ग्रांट्स, उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन प्रोजेक्ट सेंटर अप्रूव्ड 25 करोड़, 125 करोड़। तो ये सब कुछ ये है, मतलब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट का लैंडस्लाइड को मीट करने का। अभी नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी जो है, नेशनल डिजास्टर एक्ट, ठीक है, जो कि 2005 के तहत आया था, यहाँ पे लैंडस्लाइड को एक डिजास्टर कंसिडर किया गया है, लैंडस्लाइड को एक डिजास्टर किया गया है। यहाँ पे टोटल आपको 11 से 13 डिजास्टर मिल जाएंगे, जिसको नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत उनको कंसिडर किया गया डिजास्टर। सुनामी हो गया, ठीक है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितने सारे हैं। लिस्ट ऑफ डिजास्टर अंडर टोटल 12 नोटिफाइड डिजास्टर, टोटल 12 नोटिफाइड डिजास्टर है। क्या है? साइक्लोन है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड जैसा अभी बताया, एवलांचेस, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक भी एक डिजास्टर जिसमें क्रॉप को हानि का, ये मतलब जो कीड़े होते हैं
वो क्रॉप को लग जाते हैं। फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव्स, ओके। इसमें लाइटनिंग को नहीं कंसिडर किया गया, हालांकि बहुत से स्टेट ने लाइटनिंग को बोला कि इसको भी, लाइटनिंग को बोला कि इसको भी एज अ डिजास्टर कंसिडर करो, ओके। नेक्स्ट बात है, इंडिया टेक स्टेप टू क्लोजर रिकॉग्नाइजिंग तालिबान। अभी देखिए, तालिबान 2021 से पहले नहीं था, 2021 में आ गया। इस बीच अमेरिका, इसका पूरा हिस्ट्री जानते हैं, ओके। स्टार्टिंग से पहले जो अफगानिस्तान था, यहाँ पूरा तालिबान का कब्जा था, ओके, तालिबान का कब्जा था। और यहीं पे आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन जो कि 9/11 अटैक के लिए, ओसामा बिन लादेन 9/11 अटैक के लिए फेमस था। किसके लिए? 9/11 जो अमेरिका में ट्विन टावर्स को उड़ा दिया, ओके। उसके बाद से अमेरिका ने टेररिज्म को खत्म करने के लिए यहाँ पे अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया। यहाँ पे यूएस मिलिट्री भेजे गए ताकि अफगानिस्तान से टेररिज्म को खत्म कर सके। उस बीच दिसंबर 2001 से 15 अगस्त 2021, इस बीच अमेरिका का रूल चल रहा था, मतलब डी फैक्टो तो अमेरिका का रूल चल रहा था। वहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री थी। यहाँ पे टू सम एक्सटेंट डेमोक्रेसी बनाने की बात की गई, ठीक है, डेमोक्रेसी बनाने की बात की गई अफगानिस्तान में। तब तक तालिबान काबू में थी, बिकॉज यूएस के पास बहुत सारे इक्विपमेंट से हथियार हैं, तालिबान उसका सामना नहीं कर सकती। तो जैसे ही 2021 में अमेरिका ने तालिबान अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए, तालिबान ने तुरंत कब्जा कर लिया। तालिबान ने तुरंत पूरे अफगानिस्तान को तुरंत कब्जा कर लिया, ओके। अब इंडिया चाहता है कि तालिबान के साथ रिलेशन बनाया जाए। क्यों? और रिकॉग्नाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि एज अ स्टेट ये हमारा बॉर्डरिंग कंट्री भी, ये देखिए ये वाला रीजन जो ना, ये वाला रीजन ये अपने इंडिया से बॉर्डर करता है, ये अपने इंडिया से बॉर्डर करता है। और ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे ये है वखान कॉरिडोर, ठीक है, वखान कॉरिडोर ये बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ अफगानिस्तान। तो जाहिर सी बात है हमें अपने जो नेबर कंट्री से उसके साथ अच्छे रिलेशन ये रखने पड़ेंगे। अब रिलेशन की बात है तो अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन बहुत पुराना है, पहले से अच्छे खासे चल रहे थे, ओके। अगर एंशिएंट में देखा है तो हिस्टोरिकल से, एंशिएंट हिस्ट्री से हमारा रिलेशन इसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। इसको बैक्टीरिया बोला जाता था, अफगानिस्तान को बैक्टीरिया बोला जाता था, बैक्टीरियन कंट्री बोला जाता। यहाँ से ही कुशानास वगैरह जो आ गए, बैक्टीरियन जो थे, साकास हो गए, ओके। तो बेसिकली जो कुशन थे, कुशन जो कनिष्का था, कनिष्का, सिंथियास, ये सब माना जाता है कि अफगानिस्तान से ओरिजिनेट होकर जो ट्राइब थे ये इंडिया की तरफ आते हैं, ओके। अब ये तो अपना हिस्ट्री का हो गया। अफगानिस्तान के साथ हमारा दुरंद लाइन था, ठीक है। जब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था तब तो नेचुरली अफगानिस्तान इंडिया से बॉर्डर शेयर करता था। तो ये है दुरंद लाइन, ओके, दुरंद लाइन। ये है दुरंद लाइन। पहले अफगानिस्तान भी तो इंडिया का पार्ट था, उस समय ये दुरंद लाइन बनाया गया था ताकि अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में नेचुरल बॉर्डर बन सके। ये हो गया दुरंद लाइन। अब इंडिया ने ये अपने अफगानिस्तान में बहुत से इन्वेस्टमेंट किए, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गूगल में देख लेते हैं, मतलब ऐसे ही बता देता हूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल वगैरह भी बनाया है, स्कूल वगैरह, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदिरा गांधी के नाम से वहाँ पे स्कूल भी है, ठीक है। पाइपलाइन भी बिछाया है वहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान।
ये है यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, टाइम टू टाइम चलता रहता है। अभी रिसेंटली आपने देखा था कि 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तब ये असिस्टेंस दिया था। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट यहाँ से आएगा। 218 किलोमीटर रोड, 218 किलोमीटर रोड फ्रॉम जरांस टू दिलाराम टू हेल्प मूव गुड सर्विस टू ईरान बॉर्डर। ये आ गया पहला इन्वेस्टमेंट, ये इंडिया ने डेवलप किया है। 218 किलोमीटर का रोड, ओके। 220 kV DC ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पुल ए खुमरी टू काबुल, ये इलेक्ट्रिसिटी भी हमने वहां पे दिया हुआ है, ओके। इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, जो सलमा डैम है ना, सलमा डैम, ये भी इंडिया ने अफगानिस्तान में डेवलप किए हैं, सलमा डैम, ओके। न्यू अफगानिस्तान का पार्लियामेंट जो है वो भी इंडिया ने बना के दिया, अफगानिस्तान में। 5 पिलर्स दैट ड्राइव इंडियाज डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान। चाबहार पोर्ट कहाँ पे? बेसिकली ईरान में है, ओके। अब ईरान से हमने चाबहार पोर्ट का एक्सेस लिया ताकि हम जो सेंट्रल एशिया कंट्री है वहाँ पे हम कनेक्टिविटी बना सकें, क्योंकि हम पाकिस्तान की तरफ से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ से अगर हम अपना कोई गुड्स, कोई भी असिस्टेंस अगर वहाँ से भेज रहे हैं तो पाकिस्तान में ही चोरी हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान में ही चोरी हो जाएगा। तो सेंट्रल एशियन, ये है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, लेट मी शो फुल मैप, यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे हमारा ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पे क्या है हमारा ग्वादर पोर्ट है। तो ग्वादर पोर्ट हमने ईरान से एक्सेस लिया। अब उस एक्सेस के बदौलत हम अब अफगानिस्तान में अच्छा कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ओके। क्योंकि मिडल जो अपना ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सेंट्रल एशिया पावर हब है। कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का हब है, कजाकिस्तान क्या है? यूरेनियम का हब है, ओके। नेक्स्ट तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताशकंद, आपको पता है ताशकंद से भी हमारा अच्छा खासा, इसका ताशकंद कैपिटल, ताशकंद से भी हमारा अच्छा खासा इतिहास जुड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे किर्गिस्तान में ये होगा ना, किर्गिस्तान में हमारा एक एयर बेस है जो कि हम किर्गिस्तान के साथ साझा करते हैं, ओके। ये हुआ, तो ये है हमारा रिलेशन किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान ये है वखान कॉरिडोर, ये 142 किलोमीटर का बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ, ओके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अभी जो फाइंडिंग्स हुए हैं उसके बेसिस में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। इसका थीम क्या है? क्वांटम टनलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल से समझो कि मैंने एक बॉल लिया, दीवार पे फेंका, वो वापस आया, ये हुआ फर्स्ट। लेकिन क्वांटम टनलिंग क्या होता है ना, वो कुछ भी जो हम फेंक रहे हैं वो इतना छोटा है कि अगर हम दीवार में फेंक रहे हैं तो दीवार के आर पार हो जाएगा, क्वांटम टनलिंग। और ये किस में ये इफेक्ट डालेगा? ताकि जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, इसको हम क्वांटम सर्किट बना सके, ओके। तो इसी का ये फाइंडिंग्स हुआ है। और इन तीनों को जॉन क्लार्क, माइकल डेवॉट, जॉन मार्टिनिस,
इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। ओके, द लॉरेट्स प्रूव द एंटायर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कैन बी ओबे क्वांटम मैकेनिकल लॉज। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो पूरा क्वांटम मैकेनिक लॉज पे बनाया जा सकता है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का पासेस है ये बहुत निम्न से निम्न जगह से भी अच्छे से पास हो सकती है, ये यहाँ पे बताया गया। दे यूज जोसेफसन जंक्शन टू ऑब्जर्व टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिजेशन इन सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स। बस यहाँ पे वही बताया, और इसमें और आगे एडवांसमेंट आने वाले हैं कि इससे क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने में भी कैसे काम आएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स अभी फिलहाल गूगल के पास है, गूगल आईबीएम ये लोग भी क्वांटम पे रन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटर्स भी और आसान हो जाएगा। ओके, नोबेल फॉर क्वांटम बिहेवियर स्केल्ड अप। देयर फाइंडिंग्स अंडरपिन सुपरकंडक्टर क्यूबिट्स। क्यूबिट्स होता है क्वांटम बिट्स। ये ऐसा होता है जैसे अगर कोई नॉर्मल कंप्यूटर या तो वो 0 पे काम करेगा या तो 1 पे काम करेगा, एक, ठीक है, या तो इस पे या तो इस पे। लेकिन जो क्यूबिट्स होता है, क्वांटम बिट्स होता है, वो 0 और 1 दोनों पे एक ही साथ काम कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक कॉइन उछालें तो कॉइन का चांसेस क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये हवा में ही क्वांटम टेक्नोलॉजी बता देगा, ठीक है। उसके घूमने की रफ्तार से, उसकी गिरने की प्रक्रिया से ये क्वांटम टेक्नोलॉजी पहले बता देगा, सुपर कंप्यूटर भी नहीं बता पाएगा। ओके, जो काम को सुपर कंप्यूटर को करने में 200 साल लग सकते हैं, ठीक है, वो क्वांटम कंप्यूटर 30 सेकंड में कर सकता है। ये है क्वांटम कंप्यूटर्स का पावर। नेक्स्ट आर्टिकल, उत्तराखंड गवर्नर नोट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन बिल। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पास किया है और बिल, द स्टेट विल डू अवे विद द मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2006 एंड नॉन गवर्नमेंट अरेबिक एंड पर्शियन मदरसा रिकॉग्नाइजिंग रूल्स 2019। इसको खत्म किया जाएगा। ओके, they will do according to the state issued by the chief minister office. Under the bill, educational institution belonging to other minority communities, Sikh, Jain, Parsi, Jain, Buddhist, Christian, Parsi, Sikh will also receive minority educational institution status in Uttarakhand. पहले क्या था, मेजरली मुस्लिम जो ये मदरसा रहते हैं उनको मिलता था ये माइनॉरिटी का स्टेटस, अभी इनको भी मिलेगा माइनॉरिटी का स्टेटस। Also, all madrasas will now have to obtain recognition from the Minority Education Authority and affiliation with the Board of School Education. अब मदरसा जो रन होता है, एजुकेशन के नाम पे जो मदरसा रन होता है, अब उनको भी माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी से ये लेना पड़ेगा, ठीक है, अथॉरिटी से रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। डिस्क्राइबिंग द मूव एज हिस्टोरिक स्टेप, सीएम पुष्कर सिंह धामी सेड फ्रॉम द जुलाई 2026 सेक्शन ऑल माइनॉरिटी स्कूल्स विल बी इम्पार्टिंग एजुकेशन अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब पहले मदरसा वगैरह में क्या पढ़ाया जाता था, कुरान वगैरह से पढ़ाया जाता था, और जो बेसिक एजुकेशन था वो उनसे बेरफ्ट रहते थे, दूर रहते थे। तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये बिल लाया है, ये लॉ लाया है कि जितने भी माइनॉरिटी जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको जो है स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी से उनको एफिलिएशन लेना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एजुकेशन शुरू होगा। क्योंकि ये मदरसे तो खुल जाते थे लेकिन वहाँ पे एजुकेशन नहीं होता था, उनको रिलीजियस नॉलेज दिया जाता था, ठीक है, तो वो लोग ना उनके पास मैथमेटिक्स नॉलेज रहता था ना ही साइंटिफिक नॉलेज रहता था, ठीक है, तो ऐसे डेवलपमेंट कैसे हो सकता था। तो इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेमवर्क एंड एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत उनको अब काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो मदरसा वगैरह जो भी वो रन नहीं करेंगे, ये यहाँ पे बताया गया, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1992, इसके अंदर इसके तहत कितने सारे माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन। ओके, ये सब अपने इंडिया में माइनॉरिटीज ये रिलीजियस है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रावधान है, आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, प्रोटेक्ट कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29।
नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय एडेड बाय द स्टेट। अगर स्टेट को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट, अगर वो माइनॉरिटी भी है तो उसको मना नहीं किया जाए कि आप यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा कोई मना नहीं करेगा। तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी इन कर्नाटका माइनॉरिटी है। ओके, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ओके, तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है, जैन्स है, वो अपना माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांटिंग एड टू सच इंस्टीट्यूशन। मतलब ये नहीं कि मैं मुस्लिम को ज़्यादा दूंगा और जैन क्रिश्चियन को कम दूंगा। ओके, हालांकि इससे पहले हुआ है। क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, कॉलेजेस, सेंट जेवियर्स कॉलेज आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30। ओके, आर्टिकल 350 इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। State should provide facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of children belong to linguistic minority group. Linguistic minority group कौन से अपने इंडिया में? बहुत से linguistic minorities group है अपने इंडिया में, ठीक है। इंडिया में बहुत से लैंग्वेज बोले जाते हैं। आर्टिकल 350 स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओके, President of India appoints special officer for linguistic minority. The officer investigates all the matters relating to linguistic minorities, reports to the president, who lays report before the parliament. Next, Israel tactical gains in the strategic labyrinth. ठीक है, इजराइल का कहानी यहाँ पे पूरा बताया गया है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस मतलब ऐसे यूपीएससी के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट आ सकता है, बट यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंस है कुछ भी इसमें, तो इस आर्टिकल को मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आपको पूरा ये जो इजराइल का पूरा बता सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ अपना योम किपुर वॉर हुआ था, इसके बाद जो ऑयल क्राइसिस, ऑयल एम्बार्गो आया था इजराइल के अगेंस्ट, ठीक है। इजराइल ने मिडल ईस्ट में स्टार्टिंग से 1949 से कैसे इजराइल ने पैलेस्टीन पे कब्जा किया, ठीक है। और कितना 2023 में, और इजराइल का कतर हो गया, सऊदी अरेबिया, इनसे रिलेशन कितना अच्छा था। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद उस एरिया में जो मिडिल ईस्ट में कैसे क्राइसिस बढ़े, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो ऐसा जनरल नॉलेज के लिए ये पढ़ना ठीक है, बट यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स में इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं आ सकते। ओके, यहाँ पे ग्रुपिंग्स मेंशन I2 U2, इजराइल, इंडिया, यूएसए, यूके, इजराइल, इंडिया, यूएस, यूके, सॉरी यूएई एंड द मिडल ईस्ट। ये मिडल ईस्ट पता ना, IMA कॉरिडोर, अपने जो पोर्ट्स है इंडिया में, पोर्ट्स है, उसके बाद इंडिया के पोर्ट्स हैं, फिर यूएई के पोर्ट्स हैं, सऊदी अरेबिया के पोर्ट्स हैं, इटली का पोर्ट है, अपना इजराइल का पोर्ट है हाइफा, इजराइल का हाइफा पोर्ट। इसका कनेक्टिविटी बनाने की बात करें, मैं IMA का एक इमेज देखते हैं। ये है IMAC, जबेल अली पोर्ट इन UAE, हाइफा पोर्ट USA, सॉरी इजराइल, PICS अपना ग्रीस आ गया, इटली में एक और है मेसिना पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखाया नहीं, बट इटली में एक मेसिना पोर्ट है, वो भी कनेक्टेड है। जेंडा इन इटली, मर्सेल्स इन फ्रांस, ये भी बताया गया कि कनेक्टिविटी इन IMAC। तो ये नो एंड प्लान डिस्पाइट टैक्टिकल मिलिट्री गेन्स, इजराइल फाइंड्स इटसेल्फ ट्रैप्ड इन द स्ट्रेटेजिक लैबिरिंथ, लाइक मिस्टर ट्रम्प पुट इट, बीबी नेतन्याहू took it very far in Gaza. Israel still does not have an end plan. It cannot ignore the Palestine issue anymore. Continue occupation. यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पैलेस्टीन में जो हमास है उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और ये नेतन्याहू अभी सोच रहा है कि अभी अगर मैंने ट्रम्प के बाद पे आके छोड़ दिया तो आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बताया गया इसमें। बाकी इसमें कुछ खास आर्टिकल वैसे है नहीं। ये है पूरा इजराइल, ठीक है। ये मिडल ईस्ट में ये जो सऊदी अरेबिया है, इसका भी अच्छा खासा रिलेशन है इजराइल के साथ। ईरान से खराब रिलेशन है, क्योंकि ईरान को काउंटर करने के लिए ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री जो है UAE हो गया, कतर हो गया, इन लोगों ने इजराइल से अच्छा रिलेशन बनाया था। ओके, इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन बनाया था। तो ये सब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे हमास आने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है,
ओके, ये सब बताया गया है मोस्टली। अ पाथ टू प्रोग्रेस दैट पेव्ड विथ गोल्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया गया, भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्या क्या परिश्रम कर रहा है भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए। मेक इन इंडिया प्रोसेस जो भी हो गया, इंडिया जर्नी व्हेन ब्रॉड स्ट्रक 1960s, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेके ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आया 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का पॉलिसी लेके आया। और भी सेल्फ रिलायंस टुडे एडवांसिंग टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस डिफेंस सिस्टम, अभी डिफेंस में भी सेल्फ रिलायंस बनने का प्रयास किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है डिफेंस सेक्टर से ही। आईएनएस विक्रांत, ये सभी और भी आईएनएस एंड्रॉथ जो भी प्रोजेक्ट है ये इंडिया में बनाया जा रहा है। ओके, द प्रिंसिपल नाउ नीड्स इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्रेशन फाइनेंशियल, लेकिन फिर भी ये बताया जा रहा है कि इंडिया में आत्मनिर्भर के लिए तो बहुत हो गया, लेकिन फिर भी ये इतना इम्पोर्ट डिपेंडेंट क्यों रहता है। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है। अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखोगे ना, फॉरेक्स रिजर्व, तो इसमें मेजॉरिटी जो रहता है वो रहता है अपना फॉरेन करेंसी, उसके बाद दूसरे नंबर पे गोल्ड रहता है। अभी इंडिया बहुत ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, गोल्ड आता है, रिजर्व ट्रांच आता है ऑफ आईएमएफ, ओके, रिजर्व ट्रांच ऑफ आईएमएफ, और एक एसडीआर रहता है, एसडीआर आईएमएफ के साथ रहता है, ठीक है, एसडीआर विथ आईएमएफ। ये अपना फॉरेक्स रिजर्व है। अभी अपने इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व समथिंग अराउंड $695 बिलियन है, $695 बिलियन है। उसके बावजूद इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, मतलब यहां बताया जा रहा है कि रफली 87% ऑफ द डिमांड फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया में जो जितना भी गोल्ड का डिमांड है, फॉर एग्जांपल गोल्ड अगर किसी को खरीद के रखना है घर में या विमेंस को पहनने के लिए, तो उसका 87% हम बाहर से मंगवाते हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ से मंगाते हैं? सबसे ज़्यादा मंगाते हैं यहाँ से, SW स्विट्जरलैंड से। ओके, सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड से मंगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि स्विट्जरलैंड में गोल्ड का खदाना नहीं, स्विट्जरलैंड भी खरीद के बेचता है। ओके, वहाँ पे गोल्ड वो सस्ते में खरीदता है और फिर इंडिया को थोड़ा सा इंटरेस्ट कमाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा के बेचता है। तो हम सबसे ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट स्विट्जरलैंड से करते हैं। ओके, 8% ऑफ टोटल बिल, जितना भी इंपोर्ट बिल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये इंपोर्ट बिल है, इसी में आपका क्रूड ऑयल वगैरह आ गया, जो भी है एसेंशियल गुड्स है, पाम ऑयल है, जितना भी है, उसमें का सिर्फ 8% सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के लिए होता है। सोच रहे 8% बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8% बहुत ज़्यादा होता है सिर्फ गोल्ड के लिए, जबकि इंडिया में गोल्ड का अच्छा खासा रिजर्व है, लेकिन फिर भी इंडिया गोल्ड, लेकिन गोल्ड बताओ क्या है, गोल्ड इज ऑल्सो हैज़ बीन द मोस्ट कंपेलिंग स्टार्टिंग पॉइंट इज गोल्ड फॉर जनरेशन। गोल्ड हैज़ बीन द बोथ स्टोर ऑफ वैल्यू भी है और एक तरह से सिंबल ऑफ सिक्योरिटी भी है। जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है वो कंट्री कभी भूखा नहीं मरेगा। एग्जाम्पल, करेंसी का वैल्यू कभी भी गिर सकता है, करेंसी का वैल्यू कभी, गोल्ड का वैल्यू कभी नहीं गिरेगा। ये यहाँ बताया कि सिंबल ऑफ सिक्योरिटी फॉर इंडियन हाउस होल्ड ओवर टाइम द ट्रस्ट हैज एक्सपैंडेड। ट्रस्ट जो है ना वो और बढ़ता गया है गोल्ड के ऊपर, कम हुआ नहीं। अभी गोल्ड का भाव 1,20,000 रुपये तोला, 1,12,000 रुपये तोला है, समथिंग अराउंड 1,12,000 रुपये तोला 10 ग्राम से, ठीक है, समथिंग अराउंड है। फिर भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना आता है। और 1,25,545 इंडियन रुपी, 1,25,545 बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका डबल 1,25,545 अभी गोल्ड का प्राइस है 10 ग्राम के लिए। ओके, वेटिंग फॉर द अदर कंट्री टू काउंटर अनवील डिजिटल करेंसी।
डिजिटल करेंसी क्या होता है? सेंट्रल बैंक, अभी यूपीएससी ने लास्ट टाइम डिजिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि क्या डिजिटल करेंसी एसेट है या लायबिलिटी फॉर आरबीआई? तो डिजिटल करेंसी इज द लायबिलिटी फॉर आरबीआई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं डिजिटल करेंसी के ऊपर कि डिजिटल करेंसी काम कैसे कर सकते हैं, और इसमें इसके बाद हम बात करेंगे स्टेबल कॉइन के। अभी हम क्या यूज़ करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं पैसा यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ लोग रुपये यूज़ करते हैं, ओके। अब रुपये को बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, रुपीज़ को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 500 का नोट बनाना है तो इस 500 के नोट को बनाने के लिए मुझे लगभग कम से कम 10 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। 10 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। और यही अगर मैंने 5000 करोड़ बनाया है, यानी 5 लाख रुपए बनाए, 5 लाख रुपए, तो इसको बनाने में कम से कम मेरा 10 से या फिर 1000 से 1200 रुपये यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और सिर्फ 5 लाख नहीं बनाना है, करोड़ों रुपये प्रिंट करना है, तो उनको बनाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे बनाने के लिए भी पैसे लगते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर यहाँ पे डिजिटल करेंसी होता, तो यहाँ पे डिजिटल रुपये होता, तो इसको तो सिर्फ जनरेट करना है, इसको बनाने में पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ सिस्टम लगेंगे एक बार, ओके। अब और इसमें क्या सिक्योरिटी ज़्यादा है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब यहाँ पे स्टेबल कॉइन्स और सीबीडीसी है, तो ये है सीबीडीसी और ये है स्टेबल कॉइन। इसमें क्या आता है, अपना क्रिप्टो करेंसीज वगैरह आता है, ठीक है। अभी फिलहाल क्रिप्टो करेंसी सब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हालांकि ये किसी भी गवर्नमेंट द्वारा बैक नहीं होते, ठीक है। आपको पता है जापान का एक बंदा था नाकामुरा, उसने क्रिप्टो करेंसी बनाया था, ओके, क्रिप्टो करेंसी। तो इशूअर सेंट्रल बैंक इशू करता है सीबीडीसी, जैसे मैंने अभी बोला, ओके। प्राइवेट कंपनी ये लॉन्च करती है क्या, स्टेबल कॉइन, जिसमें क्या क्या आते हैं, फैट आता है, क्रिप्टो आता है, कम्युनिटी एल्गोरिथम, ये सब आता है, ये सब स्टेबल कॉइन्स है, ओके। ये लीगल टेंडर है, यूजुअली नॉट अ लीगल टेंडर, ये लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप किसी को दे के चावल या धान नहीं ले सकते कि ये काम करो स्टेबल कॉइन लो, मुझे 2 किलो चना दे दो, ये सब नहीं हो सकता। डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, नो डायरेक्ट कंट्रोल। सेंट्रलाइज कैन फ्रीज फंड, वेरियस कैन बी फ्रीज और बी सेंसरशिप रेसिस्टेंस, मतलब सरकार का इस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इनको फ्रीज भी नहीं कर सकते कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया को स्विफ्ट से फ्रीज किया गया ना, क्योंकि रशिया डॉलर जो है अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा करेंसी है, ठीक है। तो वो किसी को बोल सकता है नहीं तुम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसको फ्रीज नहीं भी किया जा सकता है और टू सम एक्सटेंट किया भी जा सकता है। हाईली रेगुलेटेड, रेगुलेशन वेरीज वाइडली, रेगुलेशन बहुत कम है इसमें ज़्यादातर डिसेंट्रलाइज है। क्या है, डिसेंट्रलाइज। डिजिटल युआन, ई नायरा, ठीक है, ई नायरा जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे देखें, बहामास ने सैंड डॉलर यूज़ किया है, सैंड डॉलर, जिम्बाब्वे ने जिग, नाइजीरिया ने ई नायरा, जमाइका जैमडेक्स, ये सब डिजिटल करेंसीज है, ओके। तो यहाँ पे वही है, अभी निर्मला सीतारमण जी ने बोला कि हमें स्टेबल कॉइन की तरफ भी बढ़ना चाहिए स्टेबल कॉइन की तरफ, और अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि अभी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं बाकी कंट्रीज कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। यूएसए ने अभी तक अपना कोई भी डिजिटल करेंसी नहीं किया है, क्योंकि अगर जिस दिन यूएसए डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा उस दिन डॉलर का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वही बताया, वी आर नो इन अ हरी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ केस ऑफ सीबीडीसी वाज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, ओके। तो आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है दोस्तों, धन्यवाद।